नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों ज्योग्राफी, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उस राजस्थान की ज्योग्राफी से आज ये हमारा होगा दूसरा वीडियो। तो इस दूसरे वीडियो में दोस्तों हमारा जो पिछला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति, और उसी राजस्थान की स्थिति के बारे में ये वीडियो भी राजस्थान की स्थिति को ही दर्शाता है। तो किस प्रकार से हमें अब तक जो हमने पढ़ा दोस्तों वो क्या पढ़ा है, वो अपन जो हमने पढ़ा दोस्तों वो पढ़ा है मानचित्र के अनुसार राजस्थान की स्थिति, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति, जिसमें मैंने बताया था क्या, एशिया के अनुसार, एशिया के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति पूछे तो क्या बताना है आपको, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों। और भारत के अनुसार क्या है, भारत के उत्तर में है और किधर है, उत्तर, और दूसरा क्या है, कहाँ पर है दोस्तों, दूसरा है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में है। और इसी प्रकार से मैंने भारत का हो गया दोस्तों। और इसी विश्व अब ग्लोब के हिसाब से मैंने क्या बताया था दोस्तों, उत्तर पूर्व, ग्लोब के हिसाब से क्या है, उत्तर पूर्व। ये तीनों चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। और जो हमारा जो था अभी कौन सा, कि ग्लोब के सापेक्ष भारत की स्थिति, इसी को मैं एक बार थोड़ा सा और बता रहा हूँ दोस्तों, जिसमें एक दो टॉपिक रह गया था। और वो क्या है दोस्तों, वो देखो आप। अब मैं थोड़ा जो पढ़ा चुका हूँ उसका बेसिकली फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है, ये है अपना उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, ईशान कोण, यानी कि इस दिशा को, इसको क्या बोलते हैं, वायव्य। वायव्य देखो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों। इसको कौन सा कोण बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों आग्नेय, और इसको बोलेंगे नैऋत्य। क्या दोस्तों, नैऋत्य, ये वाला कोण हो गया। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया था दोस्तों। तो इसमें अगर आपको पूछे कोई स्थिति, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति, जैसे भारत के बारे में पूछ ले कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति वैसे क्या बता रखा है मैंने, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है तो वहाँ वायव्य कोण, वहाँ वायव्य भी ऑप्शन में आ सकता है। क्या दोस्तों, वायव्य भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने ये चारों चीज़ बता दी। अब देखते हैं दोस्तों क्या आगे। आगे जो हम देखेंगे दोस्तों इतना सा देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको 4 उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन हैं उनके नाम लिखाता हूँ, क्योंकि वो भी क्या है, इसी में ही शामिल है। तो कौन कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, तो वो देखो। सबसे पहले भूमध्य रेखीय वन, ये कहाँ पर है दोस्तों, भूमध्य रेखीय वन, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको देख लेना आप। अमेज़न वन, क्या दोस्तों, अमेज़न वन या अमेज़न जिसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अमेज़न वन जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। तो साथियों अब आगे चलते हैं। देखो ब्राज़ील में कौन सा है दोस्तों, सेल्वास। ब्राज़ील में कौन सा वन है दोस्तों, सेल्वास। और ये हो गया ब्राज़ील का। और इंडिया में कौन सा है दोस्तों, वो है सोलास। और ये कहाँ पर है दोस्तों वन, और ये सारे कौन से वन हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर वहाँ पर आते हैं तो आपको ये चार बताता हूँ, चारों के चारों वन बता रहा हूँ दोस्तों। ये 16 वन कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। आ रहा है समझ में। भूमध्य रेखीय वन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। अमेजोन या अमेजोन वन कहाँ पर दोस्तों, यह है दक्षिण अमेरिका में। और ये सेल्वास वन ब्राज़ील में है। और सोलास वन है जो दोस्तों वो भारत में है। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। ये आपको पढ़ना था। और अब जो पढ़ेंगे दोस्तों वो राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष। तो सूर्य के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, वो यहाँ पर हम सारा पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो देखते हैं दोस्तों अब सूर्य के हिसाब से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो देखो आप, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, देख फिर बाद में बना लेंगे। और देखो ये है अपना। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब हमारा टॉपिक होगा सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की
स्थिति। क्या पढ़ना है दोस्तों? राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से है। सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वो बता दूं। देखो, ये हमारा अगर ग्लोब है या पृथ्वी है तो इसमें ये हमारी जो जीरो डिग्री अक्षांश है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। ये हमारी है दोस्तों कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे कर्क रेखा। और ये है दोस्तों कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो ये कौन सी है दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है। अब है दोस्तों ये सूर्य है। सूर्य कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन। ठीक है दोस्तों। जब सूर्य उत्तरायण होता 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 यहाँ आ रहा है और इसका जो सीधा प्रकाश है दोस्तों कहाँ पर पड़ रहा है? सीधा का सीधा प्रकाश पड़ रहा है कर्क रेखा पर। कहाँ पर दोस्तों? कर्क रेखा पर अगर सीधा का सीधा प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? कर्क संक्रांति। क्या होगी दोस्तों? कर्क संक्रांति। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो, कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति क्या होती है वो देखो। जब सूर्य उत्तरायण होता हुआ उसका प्रकाश सीधी कर्क रेखा पर पड़ता है, उसका प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है तो क्या होती है? कर्क संक्रांति होती है। देखो, जब सूर्य उत्तरायण होते हुए अपना प्रकाश सीधा किसके ऊपर पटकेगा दोस्तों? ये है कर्क रेखा। सीधा कर्क रेखा पर डालता है, अपना प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर डालता है तो क्या होता है दोस्तों? तो होता है कर्क संक्रांति। क्या दोस्तों? कर्क संक्रांति। ये हो गया दोस्तों कर्क संक्रांति। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेन बात ये है, कर्क संक्रांति हो गई। अब यहाँ की यहाँ दोस्तों मैं आपको मकर संक्रांति भी यहीं की यहीं बताता हूँ। फिर इसमें एक जो दोनों में जो बेसिक अंतर है वो डेट का और क्या क्या अंतर है वो सारे यहाँ पे बता दूंगा, और दोनों में क्या कॉमन बात है वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो, अब यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये अपने हो गया। तो मकर संक्रांति दोस्तों देखो कब आती है, यहाँ देखना आप। जब सूर्य दक्षिणायन होता हुआ, दक्षिणायन का मतलब है दक्षिण की तरफ खिसकता हुआ, और अपना जो प्रकाश है दोस्तों वो किसके ऊपर डाल रहा है? अपना प्रकाश डाल रहा है मकर रेखा के ऊपर। तो क्या है दोस्तों? मकर संक्रांति। देखो, सूर्य जब दक्षिणायन होता हुआ अपना प्रकाश सीधा मकर रेखा पर डालता है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मकर संक्रांति। क्या दोस्तों? मकर संक्रांति। अब दोस्तों इसमें याद रखने की बात इतनी सी है, जो कर्क संक्रांति है और जो मकर संक्रांति है दोस्तों, इसमें बेसिक अंतर इतना सा है दोस्तों। क्या होता है इसमें? जो मेन बात है वो देखते हैं। देखो, अब थोड़ी सी किसी डेट की बात कर देते हैं। देखो, ये आती है दोस्तों 21 जून, योग दिवस जब आता है दोस्तों तब ये हो गया 21 जून। और ये आती है दोस्तों 22 दिसंबर। ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन बात होती है वो देखो आप, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है वो देखो आप, कर्क संक्रांति में दिन तो बड़ा होता है सबसे और रात सबसे छोटी होती है। तो देखो यहाँ पे दिन सबसे बड़ा वह रात सबसे छोटी।
आगे बात समझ में। यहाँ पे दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी, यहाँ पे उल्टा होता है, दिन सबसे छोटा वह रात सबसे बड़ी, ये अंतर है। ये कर्क संक्रांति है और ये मकर संक्रांति है दोस्तों। और इतना ही, ये सारा बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब मैंने कर दिया है दोस्तों। तो ये है कर्क संक्रांति और ये है मकर संक्रांति। अब चलते हैं दोस्तों आगे। जो हमारा अब है, जो आगे स्थिति है दोस्तों, वो किस प्रकार से बनती है और कैसे कैसे बनती है। तो देखो आप, जब ये सूर्य उत्तरायण होता हुआ सीधा कहाँ चमकेगा, सीधा चमकेगा इस ध्रुव के ऊपर, यहाँ से सीधा आते आते आते, अब ये कहाँ पे, ये दक्षिण ध्रुव पे, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो इनमें क्या होता है और क्या नहीं होता है वो डिटेल पढ़ेंगे इसके बाद। तो आप एक बार इसको है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करके और फिर ये बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने इसको उतारा होगा बिल्कुल। एक बार फटाफट देख लो जिसने भी नहीं उतारा। देखो, ये दो चीज़ में अब यहाँ पे और बताने वाला हूँ, कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है। तो देखो आप, जब यह सूर्य उत्तरायण होता हुआ यहाँ से उत्तर ध्रुव पे चमकता है, तो इसका जो प्रकाश है दोस्तों वो कैसे फैलेगा। मतलब इसका जो प्रकाश है दोस्तों पूरे भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। ठीक है दोस्तों, पड़ेगा यहाँ से, इसका प्रकाश जो है सीधा कहाँ पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर। तो देखो क्या होता है, ये देखो, इसको बोलते हैं दोस्तों बसंत विषुव। देखो, बसंत विषुव इस प्रकार से दोस्तों। देखो, जब सूर्य उत्तरायण होता हुआ उत्तर ध्रुव से चमकता है और उसका सीधा प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो होता है बसंत विषुव। देखो, जब सूर्य उत्तरायण होते हुए, क्या दोस्तों, जब सूर्य उत्तरायण होते हुए उत्तरी ध्रुव से सीधा चमकता है, तो क्या होगा दोस्तों, जब उत्तरी ध्रुव से सीधा चमकता है तो उसका प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। तब क्या होगा दोस्तों, देखो, बसंत विषुव जो होता है उसकी डेट बता दूं मैं आपको। ये होता है दोस्तों 21 मार्च को। और 21 मार्च को क्या होता है दोस्तों, दिन व रात बराबर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बसंत विषुव। बसंत विषुव का, कि बसंत विषुव किस प्रकार से होता है वो देख लो आप। ऐसे ऐसे होता है बसंत विषुव। जब सूर्य उत्तरायण होता हुआ उत्तरी ध्रुव से सीधा चमकेगा और उसका प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, तब क्या होता है दोस्तों, तब होता है बसंत विषुव। और उसकी डेट है दोस्तों 21 मार्च। और 21 मार्च के दिन यानी कि बसंत विषुव के दिन दोस्तों दिन व रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे शरद विषुव। ये हो गया शरद विषुव, इसके बारे में जानकारी देखो। जब सूर्य दक्षिणायन होता हुआ दक्षिण ध्रुव से सीधा चमकता है और उसका सीधा प्रकाश कहाँ पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर, तो क्या होगा दोस्तों, तो शरद विषुव होगा। देखो, जब सूर्य दक्षिणायन होते हुए
दक्षिण ध्रुव से सीधा चमकता है, होते हुए दक्षिण ध्रुव से सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, तो क्या कहलाता है? तो उसका प्रकाश जो है भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा, तो उसका प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ गया तो शरद विषुव होता है। ठीक है दोस्तों, शरद विषुव कब होता है? जब सूर्य दक्षिणायन से होता हुआ और दक्षिण ध्रुव से चमकेगा और उसका प्रकाश कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा, तो क्या होगा दोस्तों? शरद विषुव होगा। और ये कब होता है दोस्तों? इसकी डेट 23 सितंबर। और सेम टू सेम सिचुएशन में दोस्तों दिन व रात बराबर होंगे। क्या दोस्तों? दिन व रात होंगे बराबर। आ रही है समझ में एकदम बात? तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम पढ़ाएंगे दोस्तों आगे आपको कि किस प्रकार से हमें जो सूर्य है वो राजस्थान के तिरछापन पर, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है दोस्तों। ये जो राजस्थान की स्थिति वगैरह वगैरह आप देख लेना, राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है तो इस हिसाब से कब है इसमें, तो ये बसंत विषुव कब आता है राजस्थान में, और शरद विषुव कब आता है राजस्थान में, और वो वाला कौन सा है दोस्तों अभी बताया था मैंने, मकर संक्रांति, और वो सारे टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है दोस्तों। ये है सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है, कुछ इस प्रकार से है। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो बेसिक टॉपिक होंगे। तो देखो अब क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, जब तक मैं इंक डाल रहा हूँ दोस्तों पेन में। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो आप आगे क्या करना है। देखो अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो सूर्य जो चमकता है तो वो सबसे तिरछा कहाँ चमकता है दोस्तों, और सबसे सीधा कहाँ चमकता है? सबसे तिरछा चमकता है दोस्तों गंगानगर में, और सबसे सीधा जो चमकता है दोस्तों वो है बांसवाड़ा में। अगर सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो दोस्तों जो कर्क रेखा है राजस्थान को राजस्थान के 2 जिलों से क्या होती है, गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, वो देखो आप, तो सीधा कब चमकता है दोस्तों? ये चमकता है 21 जून को, और 21 जून के दिन क्या होगा दोस्तों? बांसवाड़ा में खड़े हुए व्यक्ति को अपनी परछाई नजर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल आते हैं वहाँ पे। तो आपको पहले तो इसके पहले भी एक छोटी सी जानकारी दे दूं, वो शायद मैं पिछले वीडियो में नहीं दिया था, वो देख लो आप। देखो क्या क्या है दोस्तों, ये ग्लोब है और ये कौन सी रेखा है दोस्तों? यह है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? 1882 में। यहाँ पर है दोस्तों कौन सी? 180 डिग्री। ये कौन सी है? 180 डिग्री कौन सी है? पश्चिम देशांतर। और ये है दोस्तों 180 डिग्री कौन सी है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये दोनों की दोनों यानी कि ये रेखा और ये रेखा, यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि मानक रेखा। और इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में। वो की वही सेम बात यहाँ है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक आती है अपने भारत से होते हुए, क्या है दोस्तों? 82.5 डिग्री। और ये इलाहाबाद से होकर मिर्ज़ापुर है दोस्तों, उस शहर से ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद शहर का एक मिर्ज़ापुर छोटा सा है, गांव है, कुछ भी कस्बा है, और वहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब है, चलो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब और भी बात देख लो। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है।
4 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, समय लगता है। यह आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का 1 डिग्री का अंतर कितना होता है दोस्तों? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का 1 डिग्री का अंतर, देखो अक्षांश व देशांतर का 1 डिग्री का अंतर कितना होता है दोस्तों? 111 किलोमीटर। याद रखना है, यह भी आगे काम में आने वाला है, और ये वाला जो है वो भी आगे काम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। और अब इसमें कोई और जो छोटी मोटी ऐसा तो कुछ है नहीं, और जो साथ के साथ में आएंगी वो साथ के साथ में बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आगे जो आपको बताऊंगा वो राजस्थान के जो नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से जो आगे जो बात होने वाली है, किस जगह पर सर्वाधिक क्या पड़ती है, सर्वाधिक तिरछा कहाँ पड़ता है, सबसे कम तिरछा कहाँ पड़ता है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है दोस्तों। और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आगे हम आपको देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं राजस्थान का नक्शा यहाँ ड्रॉ करूँगा और फिर आपको मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने उतार लिया, तो एक बार फटाफट इसका एक बार देख लो आप। चलो एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ यहाँ से, देखो ये है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर। इधर से इधर चलेंगे तो समय क्या होता है? समय बढ़ता है, समय घटता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी सी है। 0 डिग्री अक्षांश पर खड़े हैं अपन, और अपना है 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखो अपना 82.5 डिग्री है। एक बार मैं ओवरऑल 80 लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मेरे को गुणा करना है 4 से। 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, और ये 0 मतलब 4 मिनट। तो ये कितने घंटे हो गए दोस्तों? यहाँ पे 60 का अगर मैं भाग दे दूँ तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, लगभग 5.5 घंटे। ठीक है दोस्तों। तो अगर 0 डिग्री अक्षांश पर 12 बज रहे हैं दोस्तों, ठीक है, AM है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा 5 AM नहीं, इसको आप 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 5 AM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है अपना, ये लास्ट की जो घड़ी आती है दोस्तों वो है 12 AM है, तो यहाँ पर 5 घंटे आगे हैं हम दोस्तों। कहाँ से? 0 डिग्री अक्षांश से, यानी कि जो लंदन में है ग्रीनविच शहर, वहाँ से मेजरमेंट किया गया है। और अपने इंडिया का देखें तो हम 5.5 घंटे आगे हैं, इनकी हम क्या करते हैं दोस्तों? 5.5 घंटे आगे हैं हमसे। ठीक है, देखो अब यहाँ से अब कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं राजस्थान के सापेक्ष में क्या क्या है और क्या क्या बात नहीं है। देखो राजस्थान के सापेक्ष में बिल्कुल और बहुत ही बिल्कुल और कुछ ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, कहाँ सीधापन है कहाँ नहीं है, कौन कौन से जिले नहीं आते हैं, कौन से आते हैं, कहाँ पे सर्वाधिक है कहाँ पे नहीं है, वो सारी जानकारी सारी स्थितियाँ हम यहाँ पर अब देखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सीधापन का क्रम बताऊंगा, तिरछापन का क्रम व सीधापन का क्रम, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं वो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखो सीधापन का क्रम और एक है इधर दोस्तों तिरछापन का क्रम। दोस्तों ये समझ रहे हो मैं क्या लिखा हूँ? ये है कि राजस्थान में जो सूर्य चमकता है तो सबसे सीधा कहाँ चमकता है दोस्तों? सबसे सीधा चमकता है बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके ऊपर क्या करेगा? फिर उसका जो सीधापन है वो घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या? सीधापन का आरोही क्रम, सॉरी घटता जाएगा ना तो अवरोही क्रम। ठीक है, यहां लिख देंगे दोस्तों क्या? सीधेपन का आरोही क्रम। तिरछेपन का
तिरछेपन का आरोही क्रम। सीधेपन का आरोही क्रम, इसका मतलब है कि सीधा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में, और फिर धीरे धीरे घटता जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और तिरछेपन का मतलब है दोस्तों सबसे तिरछा कहाँ होता है, गंगानगर में, और फिर तिरछेपन का दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे इनके कम होता है दोस्तों। यहाँ है तिरछेपन का आरोही क्रम। कन्फ्यूजन मत होना, मैं भी थोड़ा बहुत हो रहा हूँ, लेकिन आप मत होना। यहाँ पे देखो, सीधेपन का आरोही क्रम को हम क्या लिख सकते हैं, और तिरछेपन का आरोही क्रम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या दोस्तों, तिरछेपन का आरोही क्रम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि बढ़ता हुआ क्रम, तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम। तो तिरछा सबसे तिरछा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे तिरछा कहाँ, सॉरी सबसे कम तिरछा कहाँ पर है दोस्तों, क्योंकि आरोही क्रम हमें बढ़ाना है, तो सबसे कम कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, और फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो वो यहाँ स्थिति बता दी है। अब है दोस्तों यहाँ पे तिरछेपन का आरोही क्रम है, तो क्या हो जाएगा, सीधेपन का आरोही क्रम। सीधेपन का आरोही क्रम। अब देखो, इनमें सबसे एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में क्या आता है, देखो यहाँ से, और सबसे लास्ट में आ गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये है दोस्तों। और यहाँ से हम लिखेंगे, वो लिखेंगे आ रहा है समझ में। अब है दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो ये मैंने क्या लिखा है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से देने हैं आपको। सीधेपन का आरोही क्रम, मतलब सीधापन जो है दोस्तों घटता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सीधा कहाँ होता है, बांसवाड़ा में। कहाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में। और सबसे कम सीधा कहाँ होता है दोस्तों, वो है गंगानगर में, सबसे कम सीधा। ठीक है दोस्तों। देखो फिर उसके बाद में दूसरे नंबर का है दोस्तों डूंगरपुर, जहाँ पर थोड़ा कम सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, सीधापन का घटता हुआ क्रम है। सीधापन कहाँ होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में होगा। और मैं यहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर ही बना के दिखा दूंगा, देखो किस प्रकार से। ये राजस्थान है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, बांसवाड़ा। अगर सूर्य चमक रहा है कहीं पर भी, जैसे मकर रेखा है, ठीक है दोस्तों, तो मकर रेखा सॉरी वो कर्क रेखा पर अगर चमक रहा है, भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, तो भूमध्य रेखा पर अगर ये चमकता है, कहीं भी चमकेगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका सबसे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीधापन होगा। और सबसे ज़्यादा तिरछापन कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इस प्रकार से चलना है। देखो तो यहाँ पे हमने दोस्तों पहला क्या ले लिया, बांसवाड़ा, फिर ले लिया डूंगरपुर, फिर है दोस्तों प्रतापगढ़, फिर है दोस्तों राजसमंद, फिर है दोस्तों उदयपुर, फिर है दोस्तों झालावाड़, और ये है पाली, और है दोस्तों ये नागौर। नागौर से ऊपर है दोस्तों कौन, बीकानेर, और बीकानेर से चूरू, और दोस्तों हनुमानगढ़। तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 4 ऑप्शन में आपको दे सकता है दोस्तों। देखो इनको याद में कराने की आवश्यकता इतनी सी है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके 4 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि पता है आपको इतना इजी तो आने वाला है नहीं पेपर, तो आपको कम से कम भी नहीं तो इतने नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि सबसे नीचे कौन है, बांसवाड़ा। फिर अगर उसका सूर्य का क्या देखेंगे दोस्तों, कौन सा सीधापन देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो उसका हर का एक हिसाब है दोस्तों। ये सारे के सारे यहाँ बीच में या कोई थोड़ा साइड में ऐसे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो कैसे दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीधापन कहाँ है दोस्तों, बांसवाड़ा में, फिर उससे कम डूंगरपुर में, फिर उससे कम सीधापन प्रतापगढ़ में, फिर उससे कम सीधापन राजसमंद में, फिर उससे कम उदयपुर में, झालावाड़ में, पाली में, नागौर में, और सबसे कम सीधापन कहाँ है दोस्तों, यानी कि सबसे कम सीधापन कहाँ पर है, गंगानगर में। तो ये कौन सा क्रम हो गया, सीधेपन का अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम हो गया। अब मैंने लिखा यहाँ पे तिरछेपन का आरोही क्रम। देखो तिरछेपन का आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तिरछापन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, सबसे कम तिरछापन कहाँ पर है दोस्तों, बांसवाड़ा में, फिर उससे ज़्यादा तिरछापन यहाँ है, फिर यहाँ है, और सबसे तिरछापन कहाँ होता है दोस्तों, गंगानगर में। तो ये तिरछेपन का कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। आ रही समझ में, इसलिए मैंने ये सारी लिखाई। अब देखो दोस्तों, इसका मैंने ट्रिक बनाया। देखो ट्रिक मैं क्या बनाऊँ, वह बनी गई है, कैसे बन गई देखो। गहचू बिना पाली, क्या दोस्तों, गहचू बिना पाली, गहचू बिना पाली, झाउरा प्रडुबा। झाउरा होता है ना दोस्तों, कौन सा, वो एक जानवर होता है जो राजस्थान में होता है, झाउरा जिसको बोलते हैं, झाउरा, वो डूब गया कहाँ पे, प्र में, मतलब कोई बाढ़ देख लो, प्र में डूबा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे, गहचू बिना पाली, झाउरा प्र डूबा। तो ऐसे आपको एकदम सेम ऐसे कैसे याद रखना है, गहचू बिना पाली, झाउरा प्र डूबा। तो इस प्रकार से। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तिरछेपन का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। तो तिरछापन कैसे घट रहा है, देखो सबसे ज़्यादा जो तिरछापन है दोस्तों कहाँ पर है, गंगानगर में, और उससे कम जो तिरछापन है दोस्तों कहाँ है, हनुमानगढ़ में, और यहाँ से लिखूँगा दोस्तों चूरू, और यहाँ से बीकानेर और नागौर, पाली, यहाँ से झालावाड़, यहाँ से क्या, उदयपुर, यहाँ से राजसमंद, यहाँ से प्रतापगढ़, यहाँ से दोस्तों डूंगरपुर, और ये है दोस्तों बांसवाड़ा। अब दोस्तों मैंने लिखा है तिरछेपन का अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। तो तिरछा सबसे ज़्यादा तिरछा कहाँ है, गंगानगर में, फिर धीरे धीरे तिरछापन क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों सीधेपन का आरोही क्रम, मतलब सीधापन है वो बढ़ रहा है। कैसे, सबसे कम सीधापन यहाँ पर है, और फिर धीरे धीरे सीधापन बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाहर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आता है, तिरछापन और सीधापन, तो दोस्तों ये ट्रिक और इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी ट्रिक याद रखनी है। इससे ज़्यादा दोस्तों अगर कोई आपको लगती है, कोई बेहतरीन ट्रिक लगती है दोस्तों, तो आप मेरे को ही बताएं, कमेंट करें, ताकि मेरे को भी सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रिक आपके दिमाग में है तो दोस्तों मेरे को या तो फोटो सेंड कर देना, कैसे भी कर देना, मेरे को बता देना। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक सबसे बेहतरीन है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों एक साथ मैंने दोनों के दोनों बता दिया। ठीक है दोस्तों, और ये जो नाम है दोस्तों, ये मोस्ट है, काफ़ी है, खूब नाम है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे चैनल का नाम है टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आप ये वीडियो देखते हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।